Hello students, today we are going to learn about current electricity. इसे हम 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं और एक क्यू का एक्सेस करेंगे, क्यू चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो मैं केवल इस पे मेन थ्योरी पढ़ाऊंगा ताकि जिसने भी इसे नहीं पढ़ रखा वे कम एफर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो पहले बेसिकली हमें पता है करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी कूलाम, टाइम की क्या होती है सेकेंड्स, तो इसकी एक यूनिट होती है एम्पियर, साथ साथ हम इसे कूलाम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसके अगर मैं ऐसा है इसकी मैं डायमेंशन फार्मूले की बात करूं तो आएगा क्या लिखेंगे ए। ये सबको पता ही है, बेसिक फंडामेंटल डायमेंशन फार्मूलास में आता है। इसके बाद आते हैं करंट को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है जैसे आप इसे बेसल के अक्रॉस जोड़ते हैं तो ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है लोअर पोटेंशियल। तो आपका जो करंट वो कहाँ से, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब यहाँ से करंट यहाँ को फ्लो करता है। एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ होती है, बट जो आपका करंट है वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है और आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। करते कैसे हैं, जैसे एक इसको एनर्जी आई, ये आगे जाएगा दूसरे को टकराएगा और ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ये आगे वाला इससे एनर्जी ले लेगा और ये आगे जाएगा, फिर समटाइम्स ये ऐसी जाती जाएगी। मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जीरो। केवल क्या होते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, कैसा करते हैं वाइब्रेट होते हैं और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्चुअल में किसी पार्टिकल का कोई मोशन नहीं होता है। ओके, तो सीधे हम यहाँ पे आते हैं डेरिवेशन पे, वो है आपका ड्रिफ्ट करंट, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जो पार्टिकल एक्वायर करता है, जैसे ये इसको एनर्जी मिली, ये जाने से पहले से टकराएगा तो यहाँ एक डिस्टेंस चलेगा डी मान के चलो और इस पर टाइम लगा टी, तो इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच वो किसी से नहीं टकरा रहा है, या फिर बोलो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको पता है अगर सेल अप्लाई है, अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स ऑन एक पार्टिकल पे कितना हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई। मान के चलो उसका मास एम है, मास कितना एम ई, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन एम ई, ई अपॉन एम ई क्या हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू बराबर क्या था आपका जीरो, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपका ये काइनेमेटिक से उठाया गया है, इसकी वैल्यू क्या है जीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका होता है ई टाउ डिवाइडेड बाय एम ई। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁹, ये क्या है माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर सिंपल डेरिवेशन फॉर अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है इससे लगा हुआ रहता है वो है ओम्स लॉ। अगर आप एनसीईआरटी या डिफरेंस बुक्स पे पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत वैरायटी से इसको डेरिवेशन मिलेगा, बट मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताना चाह रहा हूँ। कुछ इस प्रकार है, मान के चलिए कि आपने एक रॉड ले ली, एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी एल बहुत छोटा है, एरिया कितना है ए, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है आपका स्मॉल एन है ना, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू एल। तो टोटल कैपिटल मतलब टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे ए इंटू एल इंटू स्मॉल एन। इसमें किसी को डाउट? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक का ई होता है, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज में कौन से इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ई एन ए इंटू एल। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपका करंट क्या होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैं ऐसा बोलूँगा ई एन ए एल डिवाइडेड बाय टाइम।
अब मैं यहाँ से बोलूँ कि एल अपॉन टी, यहाँ से ध्यान से देखें एल बहुत छोटा है, तो क्या मैं एल अपॉन टी को यहाँ से वी डी बोल सकता हूँ क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एन ई ए वी डी। यहीं से आपका सबसे करंट फेमस फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। इसको आप रट लीजिए, ये हर एग्जाम में आता है। अब इसी से मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, तो आपको बोल दिया मैंने आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी मतलब क्या होता है अभी आपको पता है ना, इसके जस्ट पहले डेरिवेशन कराया था, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। एम ही नहीं लिखता मैं, मास एक का ही है तो कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है ही नहीं। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह पे ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ से मैंने आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर तो एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है आपकी, आपको पता है ई डॉट डी एक्स बराबर होता है पोटेंशियल डी बी। तो क्या ई को आप वी डिवाइडेड बाय एल बोल सकते हैं क्या? एल क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल, तो मैं ऐसे वी डिवाइडेड बाय एल, वी पोटेंशियल, एल लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो कुछ उस सीरीज में लिखने की ट्राई करूंगा। तो वी इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ए स्क्वायर टाउ ए आई। ये आपको दिखाई दे रहा है? तो क्या ये एम एल लेंथ ऑफ द वायर, एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी टर्म्स आपको कांस्टेंट दिखाएंगे किसी भी एक गिवन वायर के लिए। तो इसलिए बोल सकता हूँ वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं एम एल एन ए स्क्वायर टाउ ए बराबर आर। अब यहाँ पे भी थोड़ा देखा जाए तो एम इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है, एंड नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंटरनल प्रॉपर्टी है, टाउ भी इंटरनल प्रॉपर्टी है, बट एल और ए जो आपकी वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ रो एल डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इस रो को भी क्या बताऊंगा मैं, एक इंटरनल प्रॉपर्टी, और इसे ही मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टिविटी। वेट थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो बराबर आपका क्या आ गया था, एम डिवाइडेड बाय एन ए स्क्वायर टाउ। तो ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ये सब बेसिक नॉलेज है। तो वन सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, तो एन ए स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम, इसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है आपका कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, और ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, मतलब मटेरियल पे भी करते हैं, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है, टेम्परेचर के। इसका बेसिक फार्मूला रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बन के आता है कि कौन सा मटेरियल टेम्परेचर से किस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मटेरियल जैसे कि पहला आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एन, और क्या है, टाउ।
एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो एन है वो तो बढ़ जाएगा और टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और टाउ ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू एन, दैट्स वाई सिग्मा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। सेकेंड है नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो एन ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू टाउ घटता है बट बहुत कम, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, टाउ इज़ इंक्रीज। थर्ड आपका आता है सेमी कंडक्टर, जो आपका खुद में ही एक चैप्टर है। उसमें जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू एन और टाउ, तो ये बढ़ जाता है, तो दैट्स वाई सिग्मा भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों याद होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर आपसे लिखवा सकता है। तो इनका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, थ्योरी आप खुद लिखिए या फिर एनसीईआरटी रीड आउट करिए। फिर एक और आता है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो पहला लिमिटेशन है कि ऑल मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। ऑल मटेरियल नॉट वैलिड, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तीसरा, वोल्टेज सर्टेन लिमिट तक ही वैलिड होता है। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है बट एक जस्ट लॉ है जो कुछ लिमिट तक ही वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, ये फॉरवर्ड बायस का करंट है, ये रिवर्स बायस का, ये फॉरवर्ड बायस है और ये आपकी रिवर्स बायस है। आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। आगे आते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो अगर एल बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ए घट रहा है तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसके कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। तो रेजिस्टेंस के दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ते हैं आप। ये दो मान के चलो लगा, एक बैटरी के क्रॉस लगे हुए हैं, ये R1 है, ये क्या है R2 है, और इससे टोटल V पोटेंशियल के क्रॉस अप्लाइड है। तो अगर इससे I करंट निकल रहा है तो दोनों में क्या जाएगा, सेम करंट I, इसमें जाएगा I, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा। तो बोल सकते V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये I R नेट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2। तो यहाँ बोल सकते हैं R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डेट इज Rn तक, अगर सीरीज पे लगे हैं तो। सेकंड कंडीशन जो आपकी पैरेलल की है, उस पर क्या होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल पे लगे हैं। अब चलो अच्छी बात है, मैंने बोला पैरेलल, मुझे तो पता है, आपको पता है क्या पैरेलल क्या होता है। तो जैसे देखो करंट आया, जब कभी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिस पॉइंट के अलोंग करंट इधर I1 आया, इधर I2 आया, तो मतलब बढ़ गया ना, फिर इधर से वापस आ गया, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। जैसे इसके पहले आपने देखा था करंट सेम ही था, इधर भी आया था तो इधर से पूरा निकला, इधर भी आया आ गया। आई होप आपको ये बस बात समझ में आ रही होगी। तो इस पर क्या होता है, पोटेंशियल अगर भी तो इसके क्रॉस भी वी होगा, इसके क्रॉस भी वी होगा। यहाँ से बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो वी अपॉन आर नेट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय R1 प्लस वी डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ से बोल सकते हो आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस दैट इज 1 अपॉन आर एन, मतलब ये नेट है और एन एन तक अगर गए तो ये ऐसा हो जाता है। इसमें क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, सेम। अगर सीरीज में तो करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि I1 इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि क्या पोटेंशियल सेम है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 बराबर R2 डिवाइडेड बाय R1। तो एक फार्मूला ये भी है, अगर सीधे करंट दे देके 10 एम्पियर और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करवा ले तो आप इस तरह इन फार्मूलेस का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसके बाद आता है सेल्स इन सीरीज। मान के चलिए दो सेल हैं आपके,
ये सीरीज पे लगे हुए हैं, तो E1 R1 E2 R2। R1 क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये R है। तो अब ये दोनों सीरीज पे लगे हुए हैं, तो ई नेट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, और आर नेट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R। मान के चलो n लग जाएंगे, डेट डेट एस EN, ये भी n लग जाएंगे, तो प्लस RN। ये सेल इन सीरीज हो गया। ऐसे एक पैरेलल का केस होता है, इसके पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस समझते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कोई भी एक सेल है, वो भी तो किसी मटेरियल से मिलके बना होगा। अगर इसका EMF E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF क्या होता है, मोस्ट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी डिलीवर्ड बाय अ सेल, इसको EMF फोर्स होता है, बट उसका मतलब फोर्स नहीं, एनर्जी वर्क ही होता है। और स्मॉल आर ही कैपिटल आर, उसको एक सर्किट के अलॉन्ग जोड़ा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं आर नेट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। इस पॉइंट के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा V, और यही इसके अलॉन्ग मिलेगा। मतलब एक सेल है अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो मुझे इसके बाहर कितना मिला V, मुझे यही निकालना है V। तो आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और इस E में से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे घटा दो, तो ये V के बराबर होगा क्या, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस ई स्मॉल आर, आर प्लस कैपिटल आर। जब मैं इसे लूँगा तो मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू ई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय दिस। दिस इज योर EMF, ये दिस इज योर EMF, दिस इज योर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल। ये नीट और जे में भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है काम आपके, मतलब उसमें तीन में से मतलब कोई डाटा दे देगा, एक मशीन कर देगा और आपसे पूछ लेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है जो मैंने बहुत सस्ते में करवा दिया, चुटकियों में करवा दिया, ठीक है। फिर लास्ट इसमें क्या है, वेट स्टोन ब्रिज, ये मतलब किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के लॉ है, तो पहला लॉ है आपका जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये बोलता है जैसे तीन वायर है, जैसे करंट I1 आ रहा है, ये करंट जा रहा है I2, इधर कितना जा रहा है I3, तो एक पाइप में जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। तो उसका बोलना है I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 इन आई इन इज इक्वल टू आई आउट, या फिर समेशन ऑफ आई अलोंग अ जॉइंट, या फिर अलोंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये जंक्शन रूल है। सेकंड आपका क्या होता है, लूप रूल। क्या है, लूप रूल्स। लूप रूल ये बोलता है कि जैसे कोई सर्किट है ना, उसकी पोटेंशियल ड्रॉप V है, इसमें करंट I है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IR। तो वो ये बोलता है समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट अलोंग अ क्लोज्ड लूप विल बी 0। ये फिर तो V प्लस माइनस IR बराबर क्या होना चाहिए, 0, या फिर बोलो समेशन ऑफ V ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। बस आपको इतना ही मतलब रखना है, ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है इसमें बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज ऐसा है कि एक सर्किट है, ये मैंने बना दिया R1 R2 R3, ये चार रेजिस्टेंस के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जैसे अगर मैंने एक बैटरी के लॉन्ग जोड़ा, इसका पोटेंशियल V है, तो अगर यहाँ पे रेशियो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 के बराबर होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब ये अगर VA है, उस पॉइंट पे VV है, तो ये बोल सकता हूँ VA इज इक्वल टू VV, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 0 हिंस नो करंट इज फ्लोइंग। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं केवल ये R1 और R3 सीरीज में हो जाएंगे, R2 एंड R4 सीरीज में हो जाएंगे, आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो क्या है आपका ये बीट स्टोन ब्रिज है। आई होप मुझे ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए या फिर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पिन अप कर दीजिए।
तो मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, या फिर इतनी शॉर्ट वीडियोस लेक्चर आपको और चाहिए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू।